आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके साथ ही अब हम लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये एसिड बेस का जो पूरा फंडा है, जो इनकी स्ट्रेंथ का फंडा है, ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज हम लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट को समझेंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एसिड का जो कंजुगेट बेस बनता है, क्या वो स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा अपने एसिड के मुकाबले में, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझने वाला है। अगेन इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट आपने पहले भी सुन रखा होगा, तो उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ मेन बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, वो चीज़ें आपने जहन में रखनी है, कॉन्सेप्ट जहन में रखना है, फार्मूले जहन में रखने हैं, और जहाँ वो ज़रूरत हो आपने उनको अप्लाई करना है MCQs वगैरह में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन डोनेट करती है, H पॉजिटिव या प्रोटॉन डोनेट करती है। लेट अस सपोज जनरल कोई एसिड है HA, वाटर के साथ इसे लिख लेते हैं। वाटर में इसको डाला तो इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया, ये बन गया H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव। ठीक है, ये कोई एसिड है HA, इसे वाटर में डाला, इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया और ये A नेगेटिव बन गया। तो लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो स्पीशी जो प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखती है वो एसिड होती है। स्पेसिफिक कर लेते हैं एग्जांपल को। फॉर एग्जांपल HCl है, HCl को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये अपना प्रोटॉन वाटर को देगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा और साथ में क्लोराइड आयन बनेगा। तो यहाँ पे HCl एक एसिड है क्योंकि ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है वाटर को। ऑन द अदर हैंड बेस वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती है। ज़ाहिर बात है यहाँ पे वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस होगा। यहाँ पे हम भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या जनरल हम इसको लिख सकते हैं कि ये कोई भी बेस है B, इसको हमने वाटर में डाला तो वाटर से इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। जब वाटर से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये BH बन जाएगा, वाटर रह जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे वाटर एसिड है और ये बेस है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वाटर प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। या अगर इसको स्पेसिफिक कर लें तो अमोनिया को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर अपना प्रोटॉन अमोनिया को देता है, ये अमोनियम आयन बन जाता है और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। तो यहाँ पे जो अमोनिया है ये बेस है। तो ये लोरी ब्रोंस्टेड का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हर वो स्पीशी जो प्रोटॉन दे सकती है वो एसिड होती है और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है वो बेस होती है। अच्छा, थोड़ा वॉइस का मसला है। आज कल परसों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए 2 दिन मैंने लेक्चर भी अपलोड नहीं किया। आज भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, नज़ला वगैरह है, तो इसलिए अगर वॉइस का कोई प्रॉब्लम हो तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हो गया लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उससे कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनता है। कंजुगेट, जिस पे हमने ज़्यादा फोकस करना है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ आपको, फिर उससे बेहतर समझ आएगी कंजुगेट एसिड बेस पेयर कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं HCl का वाटर के साथ रिएक्शन। यहाँ पे HCl एसिड के तौर पे काम करेगा, ब्रोंस्टेड एसिड, और वाटर जो है ये ब्रोंस्टेड बेस के तौर पे काम करेगा। यानी HCl अपना प्रोटॉन देगा, वाटर उसको एक्सेप्ट करेगा, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे HCl एसिड था, एसिड प्रोटॉन देने के बाद, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है कंजुगेट बेस में। ये इसका कंजुगेट बेस है। ठीक है, एसिड से क्या बन गया इसका, ये कंजुगेट बेस बन गया, कंजुगेट बेस। इस तरह से जो बेस होता है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद किस में तब्दील हो जाता है, कंजुगेट एसिड के अंदर। यानी लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब भी एसिड बेस रिएक्शन होता है,
इकट्ठा रिएक्शन होगा, जाहिर बात है एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब भी इस तरह एसिड बेस रिएक्शन होता है तो उससे कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनता है, एसिड से कंजुगेट बेस बनता है और बेस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कंजुगेट एसिड के अंदर। कोई भी रिएक्शन आप इस तरह लिख के देख सकते हैं, अपने तौर पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और चीज़, इसमें कुछ स्पीशीज़ होती हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ को कहते हैं जो एसिड के तौर पे भी बिहेव कर सकें और बेस के तौर पे भी बिहेव कर सकें, उनको एम्फोटेरिक कहते हैं। यहाँ से हमें वाटर का पता चलता है कि वाटर एम्फोटेरिक है। देखो इस रिएक्शन में वाटर जो है ये बेस के तौर पर, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इस रिएक्शन में वाटर एसिड के तौर पर अमल कर रहा है क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है। तो इसका मतलब वाटर जो है ये एक एम्फोटेरिक स्पीशी है, ये एसिड के तौर पर भी बिहेव कर सकता है, बेस के तौर पर भी, डिपेंड करता है कि ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका रिएक्शन किस स्पीशी के साथ हो रहा है। तो वाटर एम्फोटेरिक है। इस तरह से और एग्जाम्पल देखें, बाइकार्बोनेट आयन, ये एक एम्फोटेरिक स्पीशी है। इसके साथ एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये एसिड होगा, या इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि एक प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट भी अभी कर सकता है। अगर प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट करेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये बेस हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। जब इससे एक प्रोटॉन जाता है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन बनता है, बाइकार्बोनेट आयन बनता है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन जो है इसके पास दोनों टेंडेंसी हैं। ये वाला जो एक प्रोटॉन बचा है इसको डोनेट भी कर सकता है, डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। या एक प्रोटॉन जैसे इसने लूज किया था उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, वापस कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो फिर ये कैसे काम करेगा, फिर एज ए बेस काम करेगा। यानी एक प्रोटॉन जो इसके पास अभी बाकी है, अगर ये उसको भी डोनेट कर देता है तो ये कार्बोनेट आयन बन जाएगा, फिर ये कहलाएगा एसिड अगर ये प्रोटॉन छोड़ देता है ये वाला। लेकिन अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वापस ये बन जाएगा। यानी ये एम्फोटेरिक है, ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, यानी अपने प्रोटॉन को अलग भी कर सकता है और प्रोटॉन को गेन भी कर सकता है, तो इसको हम एम्फोटेरिक कहेंगे। इस तरह एम्फोटेरिक स्पीशीज़ की और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। बाइसल्फेट आयन है, ये भी एक एम्फोटेरिक स्पीशी है, ठीक है। तो हर वो स्पीशी जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे बिहेव कर सके उसको हम एम्फोटेरिक स्पीशी कहते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया एसिड क्या होता है, लोरी ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस क्या होता है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर कैसे बनते हैं, और एम्फोटेरिक स्पीशीज़ क्या होती हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है रिलेशन बिटवीन Ka यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिड की स्ट्रेंथ को हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, Kb और Kw के दरमियान रिलेशन क्या है वो हमने रिलेशन को फाइंड आउट करना है या उसकी इक्वेशन को हमने डिराइव करना है। Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी एसिड है, ये जो Kb है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये इसी एसिड का कंजुगेट बेस लेना है हमने, जो एसिड हम यूज़ कर रहे होंगे उसी एसिड का हमने कंजुगेट बेस। यानी रिलेशन हम ये फाइंड करने लगे हैं कि एसिड जब अपने कंजुगेट बेस में कन्वर्ट होता है, आया कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हैं तो उससे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा, या अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हैं उससे वीक कंजुगेट बेस बनेगा। रिलेशन क्या बनेगा, अगर एसिड अपने कंजुगेट बेस के अंदर कन्वर्ट होता है या बेस कंजुगेट एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो उनका आपस में क्या रिलेशन होगा। तो इसके लिए भी डेरिवेशन देख लेते हैं। सपोज ये कोई एसिड है Ha, इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व करने के बाद ये बन गया हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव। इसके लिए Kc की एक्सप्रेशन लिख लो, सिखाई हुई है, अब इसको मैं डिटेल से नहीं लिखूंगा। ऊपर आ जाएगा हाइड्रोनियम आयन, बल्कि डायरेक्ट Ka ही लिख लेते हैं, ठीक है। Ka कैसे आएगा वो आपको पता है। ये वाटर की जो कंसंट्रेशन है इसको कांस्टेंट ही कंसिडर करेंगे, इसे Kc के साथ ले जाएंगे और Kc और वाटर की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट हम निकालते हैं जिसे Ka कहते हैं।
तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड वाली तो आप देख लेना एक दफ़ा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे आया। अच्छा, ये आगे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, ये ए नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ओवर नीचे आ जाएगी एसिड की कंसंट्रेशन HA की कंसंट्रेशन। अब हमने इसी का लेना है कंजुगेट बेस, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो। कंजुगेट बेस ये वाला जो कंजुगेट बेस बना, एसिड से कंजुगेट बेस ये वाला जो बना, तो कंजुगेट बेस को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया। अब वाटर क्या करेगा, अपना प्रोटॉन इसे देगा, ये बन जाएगा HA और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन। चूँकि अब ये बेस है तो अब हम लिखेंगे KB, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ऊपर आ जाएगी HA की कंसंट्रेशन, फिर आ जाएगी साथ HA की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ओवर में क्या आ जाएगी A नेगेटिव की कंसंट्रेशन। वाटर चूँकि हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं तो उसको हम दूसरी साइड पे ले जाके KB में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो। लें जी, ये हमने एक एसिड लिया, एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया, ये इसका कंजुगेट बेस बन गया। इसी कंजुगेट बेस को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, ये दोबारा एसिड में कन्वर्ट हो गया, यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka ले लिया एसिड का, और उसी एसिड के हमने कंजुगेट बेस यानी जो उससे कंजुगेट बेस बना उसका Kb निकाल लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा Ka मल्टीप्लाइड बाई Kb। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, H3O पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन A नेगेटिव की कंसंट्रेशन ओवर HA की कंसंट्रेशन। फिर इक्वेशन 2 क्या है, ये हो जाएगा HA की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ओवर A नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब देखो जो फैक्टर्स कैंसल आउट होते हैं, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन से A नेगेटिव, HA की कंसंट्रेशन से HA की कंसंट्रेशन, बाकी बच गया H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। तो Ka मल्टीप्लाइड बाई Kb इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन होता है इसको हम अकेला H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा रहने दो तब भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या अकेला H पॉजिटिव लिख लो तब भी ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे, H3O पॉजिटिव इसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव इसकी कंसंट्रेशन, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़ा हुआ है लास्ट में जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, जिसे हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे इसकी जगह पे KW लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन बन जाएगा Ka मल्टीप्लाइड बाई Kb इज इक्वल टू KW। तो एक तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें कोई भी Ka की वैल्यू दी गई हो या Kb की वैल्यू दी गई हो, Ka की वैल्यू दी गई हो तो Kb फाइंड कर सकते हैं, Kb की वैल्यू दी गई हो तो Ka फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो Kw होता है ये 25 डिग्री के ऊपर कितना होता है, 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये कांस्टेंट होता है। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। अगर हमें Ka दिया गया है तो Kb फाइंड कर सकते हैं, अगर Kb दिया गया है तो उसकी मदद से हम Ka फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पे नेगेटिव लॉग ले लें, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे नेगेटिव लॉग ले लें, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। चलो लिख लेता हूँ यहाँ पे, नेगेटिव लॉग Ka मल्टीप्लाइड बाय Kb इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kw। ये इक्वेशन बन जाएगी। जब नेगेटिव लॉग को अंदर अप्लाई करेंगे तो ये जो होगा मल्टीप्लाई का साइन ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। पता है लॉग के रूल जो हमने पढ़े हुए हैं, लॉग नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्लस ये नेगेटिव हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस का साइन आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb और ये नेगेटिव लॉग ऑफ Kw ऐसे ही रहेगा। अब नेगेटिव लॉग ऑफ Ka को हम कहते हैं
पी के ए प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ के बी को हम कहते हैं पी के बी और नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू को हम कहते हैं पी के डब्ल्यू। तो सेकंड रिलेशन ये बनता है। अब पी के डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर हमें पी के ए की वैल्यू दी गई है तो हम पी के बी फाइंड कर सकते हैं, या पी के बी की वैल्यू दी गई है तो उसकी मदद से हम पी के ए फाइंड कर सकते हैं। इस रिलेशन को भी यूज़ किया जा सकता है, इस रिलेशन को भी यूज़ किया जाता है। बात एक ही है, यहाँ पे सिंपल हमने नेगेटिव लॉग के बगैर इसको लिखा है और अगर हम नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आपने याद रखना है। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, अगर हम के बी को उठा के इस साइड पे ले आए, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है के बी, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू ओवर के बी, ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अब के डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाएं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी, ये रिलेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो के ए की वैल्यू है वो के बी के इन्वर्स होती है। मतलब ये बना कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो वीक होगा। इन्वर्स का क्या मतलब है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है के ए की वैल्यू ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो के बी की वैल्यू कम होगी मतलब उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो वीक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो वीक होगा। इन्वर्स रिलेशन है, इस बात को याद रखना है। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जिस तरह से HCl और H2CO3। अब ये तो हमें पता है कि इन दोनों में से वीक एसिड कौन सा है, कार्बोनिक एसिड वीक होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम इनके कंजुगेट बेस बनाएं तो ये बनेगा क्लोराइड नेगेटिव और ये बनेगा कार्बोनेट। ठीक है, बात को समझना है। ये तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। सपोज वो आपको ये दो ऑप्शन दे देता है, वो कहता है कि बताओ क्लोराइड स्ट्रॉन्ग बेस है या कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपने देखना है कि इनका एसिड क्या बनता है। देखो क्लोराइड से HCl बनता है, कार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड बनता है। अब HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब इसका कंजुगेट जो बेस होगा वो वीक होगा, जबकि ये वीक एसिड है इसके मुकाबले में, तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसका मतलब ये वाला जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग है और ये वाला जो बेस है ये वीक है। मतलब ऐसे नहीं पता चलता, अगर वो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है क्लोराइड और कार्बोनेट, बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको नहीं पता चल रहा तो आप इनके एसिड बना के देख लो, यहाँ से तो पता चल जाएगा कि HCl स्ट्रॉन्ग है और H2CO3 वीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कंजुगेट बेस वीक होगा और अगर ये वीक है तो इसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब कार्बोनेट जो होगा ये स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू क्लोराइड। तो इस तरीके से हम इनको कंपेयर करके बता सकते हैं। चंद एक इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी, अच्छे से समझा भी दिया। कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है उसका बता दिया, एम्फोटेरिक स्पीशीज़ क्या होती हैं वो बता दी। फिर ये रिलेशन मैंने जो 2-3 आपको ड्राइव करके दिए हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।